टू स्टडी। अब तक हमने ठोस अवस्था में ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार ठोसों का वर्गीकरण किया गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था, उन सबके गुण, उन सबकी विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। अब हम क्रिस्टलीय ठोस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस या तो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या अणु से, या फिर आयन से। और ये जो अणु, परमाणु या आयन है, इनकी एक फिक्स पैटर्न होती है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि आखिर क्रिस्टल संरचना क्या होती है। तो जो अणु या परमाणु या जो आयन होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, उनकी जो 3D में अरेंजमेंट है, जो त्रिविमीय व्यवस्था में जो अरेंजमेंट होती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल संरचना। उसी प्रकार दूसरा है आकाश जालक या क्रिस्टल लैटिस। तो बिंदुओं का एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। यहां पर ध्यान से देखें तो एक यूनिट सेल जो एक क्यूब है, वो खुद को कई बार रिपीट कर रहा है, और क्यूब के कई बार रिपीट करने से एक पूरा क्रिस्टल ये बन रहा है। अब यहां पे क्रिस्टल में देखिए, एक क्यूब में तो कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स कई बार खुद को रिपीट कर रहे हैं, और इनके रिपीट करने से ही ये क्रिस्टल बन रहा है। तो ये जो बिंदुओं का रिपीटिंग यूनिट है, उसे ही हम कहते हैं क्रिस्टल जालक या कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अगर जो हम केवल इस स्ट्रक्चर को ना देख के केवल इन बिंदुओं को देखें, कुछ देर के लिए हम ये भूल जाएं कि यहां कोई बीच में लाइन नहीं है, केवल डॉट्स हैं, तो इसी को हम लोग स्पेस लैटिस कह देते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ते समय अगर आपको कहीं स्पेस लैटिस दिखता है या क्रिस्टल लैटिस दिखता है, तो इन दोनों का मतलब समान होता है। अगला पढ़ते हैं जालक बिंदु। तो जालक बिंदु क्या होता है, हर एक क्रिस्टल लैटिस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स पे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर जो उन्हीं बिंदुओं पर परमाणु, अणु या आयन उपस्थित हैं, तो उनको हम जालक बिंदु कहते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि यहां पर ये पूरा लैटिस बना हुआ है, लेकिन एटम या आयन जो हैं वो केवल इन डॉटेड के थ्रू दिखाए गए हैं। ये जहां जहां डॉट्स हैं, वहां वहां एटम, आयन प्रेजेंट है, तो इन्हीं को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। तीसरा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है यूनिट सेल या एकक सेल। एकक सेल क्या होता है, यहां पर जो आपका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस को ध्यान से देखें तो एक ही क्यूब, इस प्रकार के क्यूब के, जो इस प्रकार का क्यूब है, इस क्यूब के कई बार रिपीट होने से ये लैटिस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो ये पूरा लैटिस है, ये इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये एक छोटी सी इकाई है, एक ऐसी इकाई जो अगर कई बार बनी तो ये पूरा क्रिस्टल बन सकता है। अगर जो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके जैसे 8 क्यूब इस क्रिस्टल लैटिस को बनाने में प्रयोग हुए हैं। तो क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या होता है कि जो क्रिस्टल लैटिस का एक लघुत्तम अंश होता है, जो क्रिस्टल का पैटर्न बताता है कि आखिर क्रिस्टल कैसा होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का, जो पूरे क्रिस्टल का निर्माण करने में सहायता करता है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ये क्यूब 8 बार रिपीट होके यहां इस लैटिस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अब अगली हम बात करते हैं कि जो यूनिट सेल है उसको हमने डिवाइड कर रखा है। यूनिट सेल को डिवाइड करने के 2 आधार हैं, जिनमें से पहला आधार है कि पैरामीटर्स है। 6 प्रकार के पैरामीटर्स लिए गए हैं, और उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पे हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई कर रखा है 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में। तो देखते हैं वो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सपोज कीजिए कि ये एक यूनिट सेल है। मान लीजिए इस यूनिट सेल में
इसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो b है। इसी प्रकार जो इसकी ये भुजा है उसकी लंबाई a है, और साथ ही साथ ये जो भुजा है एज है इसकी लंबाई c है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि तीनों एज जो इसके बने हुए हैं, हम जानते हैं एक क्यूब में 12 एज होते हैं, और 12 में से 4 एज, ये एज, ये और ये 4 एज एक जैसे हैं जिनकी लंबाई b है। वहीं बात करें इन नीचे के 4 एजों की, इस एज की, इस एज की, इस एज की, और सॉरी इस एज की, इस एज की, और ऊपर के इन 2 एजों की, तो इनकी लंबाई a है। वहीं बात करें इस एज की, इस एज की, और इन दोनों एजों की, तो इनकी लंबाई c है। अब ये पहला पैरामीटर 3 ये हो गए जो एज की लंबाई है, ये पहले 3 पैरामीटर बनाते हैं। अगले 3 पैरामीटर हैं इन कोरों के बीच, इन एज के बीच बनने वाले एंगल। जैसे देखें तो ये आपका b है क्योंकि ये इसके बराबर है, तो जो b और c के बीच एंगल बनता है उसे हम कोई एंगल नाम लेते हैं अल्फा, कोई एंगल नाम लेते हैं अल्फा। इसी प्रकार जो एंगल इस a और इस b के बीच बनता है उसे नाम लेते हैं बीटा, और जो एंगल a और c के बीच बनता है ये आपका a है और ये आपका c है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित है, ये आपका एक c है और ये a। अब इनके बीच जो एंगल बनेगा इसे हम कह सकते हैं गामा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। 3 जो पैरामीटर्स हैं वो एच की लंबाई है जिसे हम a, b और c कहते हैं। इसी प्रकार जो अगले 3 पैरामीटर्स हैं वो एच के बीच बनने वाले एंगल हैं, जिनमें से एक एंगल का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है और तीसरे का नाम गामा है। अब कैसे इनके डिफरेंट होने की वजह से एच का डिफरेंट होगा, एंगल डिफरेंट होंगे, तो किस प्रकार क्रिस्टल अलग हो जाएगा इसको हम देखेंगे। आपको याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूं कि आप इसी क्रम में याद रखेंगे, जो मैंने क्रम लिखा है इसी क्रम में आपको क्रिस्टल का नाम याद होना चाहिए। अगर जो इस क्रम में आप याद रखते हैं तो आप आसानी से उनमें एच की लंबाई का क्या रिलेशन है और एंगल में क्या रिलेशन है ये आप आसानी से याद रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए देखते हैं क्यूबिक में। क्यूबिक में देखें तो सारे एज की लेंथ बराबर होती है, अर्थात a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो सारे एज की लेंथ बराबर है और सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वहीं बात करें टेट्रागोनल में तो यहां पर भी a b के बराबर होता है लेकिन b c के बराबर नहीं होता है, और लेकिन यहां भी कोण अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तीसरा बात करें तो यहां अल्फा, बीटा और गामा कोई भी बराबर नहीं होते हैं, सॉरी ए बी सी इन तीनों एज बराबर नहीं होते हैं, सारे एज अलग अलग होते हैं। लेकिन बात करें एंगल्स की तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब बराबर होते हैं और बराबर होने के साथ सब 90 डिग्री होते हैं। अगली बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। तो रोम्बोहेड्रल में फिर से a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इस बार अल्फा, बीटा, गामा बराबर हैं लेकिन वो तीनों 90 डिग्री नहीं है। इसी प्रकार HMT हेक्सागोनल देखते हैं तो वहां भी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी होता है लेकिन वो c के बराबर नहीं होता है। बात करें एंगल की तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 होता है लेकिन गामा आपका 120 डिग्री होता है। गामा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। यहां आप इसको 120 कर लेंगे, 120 डिग्री। अगला बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में a इज इक्वल टू नॉट बी नॉट इक्वल टू सी होता है, यानी a ना b के बराबर है और ना b c के बराबर है। यहां अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है लेकिन जो बीटा होता है वो 90 के बराबर नहीं होता है। ये होता है मोनोक्लिनिक। लास्ट में आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में a इज नॉट इक्वल टू बी एंड b इज नॉट इक्वल टू सी होता है।
अर्थात ए ना तो बी के बराबर है और बी ना तो सी के बराबर है, और यहां पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा होता है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे याद रखेंगे। आपको याद रखना है, यहां से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आप याद रखेंगे। वो ट्रिक है, यहां पर आप रखेंगे सी टी ओ आर एच एम टी, इसको याद रखेंगे सी टी और एच एम टी। एच एम टी हम जानते हैं ये घड़ी का ब्रांड होता है। सी मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड्रल, एच मतलब हेक्सागोनल, एम मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक। इनकी हिंदी आप अपनी एनसीईआरटी से देख लेंगे या मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाते समय बता दूंगा। अब याद रखने का तरीका है कि पहले तीन में आपको यही क्रम याद रखना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगले में बी सी के बराबर नहीं होगा, फिर तीसरे में ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन सारे कोण 90 होंगे। पहले तीन में सारे कोण क्या होंगे? 90। ऐसे आपको लगना है। फिर अगले तीन में भी यही क्रम सेम चलेगा, ए बी सी बराबर, फिर बी सी के बराबर नहीं, और फिर ये तीनों बराबर नहीं। अब यहां कोण कैसे रखना है, यहां भी अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन इस बार 90 नहीं होंगे। फिर यहां अल्फा बीटा 90 हो गए और गामा 120। ये आपको सबसे आसान होगा हेक्सागन, क्योंकि हम लोग हेक्सागन लाइफ में देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, तमाम स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में आपको याद रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा गामा 90 हो गए यहां पर और बीटा 90 के बराबर नहीं है। लास्ट में ट्राई क्लिनिक, ट्राई मतलब तीन, तो आप ट्राई क्लिनिक से याद रखेंगे तीन मतलब तीन के तीनों बराबर नहीं है, ट्राई में 3 होता है। और याद रखना ट्राई से कि ना ए बी के बराबर ना बी सी के बराबर, ना अल्फा बीटा के बराबर ना बीटा गामा के बराबर। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब अगला है कि यूनिट सेल को दूसरे आधार पे कैसे बांटा गया है। यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट जहां एटम प्रेजेंट होते हैं, तो यूनिट सेल में कहां कहां एटम्स हैं, किस किस जगह पर एटम्स प्रेजेंट हैं, इसके आधार पे दो तरह की यूनिट सेल होते हैं। एक होता है आद्य एकक कोशिका, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आद्य एकक कोशिका की बात करें तो वहां पर केवल कॉर्नर्स पर एटम होंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक इस तरह से बनाया यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। अगर इस यूनिट सेल के हम जानते हैं घन में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एड्स होती हैं और 6 फलक होते हैं, फेस होते हैं। तो अगर जो ये बना हुआ है यूनिट सेल, इसके केवल इन कोनों पर एटम है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, इन सब कोनों पर अगर केवल एटम है तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। वहीं बात करें जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उसमें केवल कॉर्नर्स पर एटम नहीं होते हैं, बल्कि कॉर्नर्स के साथ साथ एटम और भी जगह उपस्थित होते हैं। फिर सेंटर्ड को 3 पार्ट में बांटा गया है, पहला है काय केंद्रित, फिर फलक केंद्रित और फिर अंति केंद्रित। तो हम इनको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो इस तरह से मान लीजिए एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में एटम 2 जगह प्रेजेंट होंगे। सपोज कीजिए यहां कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे, कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर्स के साथ ही एक एटम, यहां जो कॉर्नर आप रूम समझ सकते हैं कि रूम में सारे कोनों पर एक एक एटम है, और साथ में रूम का आपको जो सेंटर है बीच में रूम के एक एटम और रखा हुआ है। तो वैसे यहां बीच में हम एक एटम रख देंगे। यहां अगर जो बीच में यहां एक एटम हम रख दे तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं काय केंद्रित, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दूसरा हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्या होता है। अगर जो फेस सेंटर्ड की बात करें तो इस तरह से आपका यूनिट सेल होगा। अब फेस सेंटर्ड में एक एक एटम तो कॉर्नर्स पर होंगे, और कॉर्नर्स के साथ ही जितने फेस होते हैं, एक घन में हम जानते हैं 6 फेस होते हैं, तो सारे फेस पे एक एटम और होंगे। तो यहां
आगे वाले फेस पे एक एटम, पीछे वाले फेस पर एक एटम, इस साइड वाले फेस पर एक एटम, इस साइड वाले फेस पर एक एटम, और एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे। तो कॉर्नर्स पर एटम होंगे और साथ ही साथ जितने फेस हैं घन के उन पर भी एक एक एटम होंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट का नाम होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला हम पढ़ते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि इस तरह से होगा कि आपके फिर से कॉर्नर्स पर एक एक एटम होंगे इस तरह से, और कॉर्नर्स पर एक एक एटम होने के साथ ही किन्हीं दो अपोजिट फेस पर, आप कोई भी दो अपोजिट फेस ले सकते हैं, आप ऊपर नीचे का अपोजिट फेस ले सकते हैं, आप अपने खड़े होकर रूम में दाएं बाएं का अपोजिट फेस ले सकते हैं, आप अपने सामने का और पीछे का अपोजिट फेस भी ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कोई दो अपोजिट फेस लेंगे और उनमें से एक एक फेस पर एक एक रख लेंगे। जैसे मैंने ऊपर का एक फेस ले लिया है और ऊपर के अपोजिट नीचे का फेस ले लिया है, यहां एक एक एटम मैंने रख दिए हैं। तो इसी अरेंजमेंट का नाम है अंत केंद्रित यूनिट सेल। अब दूसरी चीज है कि ये तो हमने देख लिया यूनिट सेल कि कैसे कैसे एटम कहां है और किसको कैसे कैसे रखना है। अब हर एक एटम जहां प्रेजेंट है उसका पूरा तो होगा नहीं। जैसे यहां कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है वो इस पूरे यूनिट सेल का तो होगा नहीं। क्या ये एटम इसी यूनिट सेल का पूरा है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। केवल इस एटम का कुछ ही भाग इस यूनिट सेल में है, बाकी भाग दूसरे यूनिट सेल में। जहां हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां और भी कई यूनिट सेल में बटा हुआ है, यानी ये एटम इसका अकेले ना होकर कई सारे यूनिट सेल का है। तो अगला हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि एक एटम कितने यूनिट सेल में बटा होता है या किस लैटिस पॉइंट का एटम कितने सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका कितना पार्ट उस यूनिट सेल में रहता है। तो कॉर्नर की बात करें तो हम यहां से मान लीजिए यही क्यूब मैंने उठा के यहां रख दिया, आप देख सकते हैं ये कलर डिफरेंट में बना हुआ है, डिफरेंट कलर में, और यहां मान लेना ये वो कॉर्नर का आइटम है जो यहां प्रेजेंट है, ये वाला आइटम। इस वाले आइटम को मैंने यहां दिखाया है। आप सोचिए ये आइटम कितने लोग के साथ शेयर हो रहा है। यहां एक घन, दो घन, तीन घन और चार घन। ये ऊपर एक नंबर का क्यूब, दो नंबर का, तीन नंबर का और चार नंबर का, चार क्यूब ऊपर हैं और साथ ही साथ ये चार क्यूब नीचे भी हैं। और हम ध्यान से देखें तो ये जो यहां का आइटम है कॉर्नर का, ये जो आइटम है यहां जो गया है, ये पूरा तब कवर हो रहा है जब 8 घन लग रहे हैं, तभी ये कवर हो पा रहा है। यानी ये आइटम कहीं ना कहीं 8 लोगों में शेयर हो रहा है। तो अगर जो ये आइटम 8 लोगों में शेयर हो रहा है तो फिर इसका कितना हुआ? तो कोई चीज अगर जो एक चीज है और 8 लोगों में बांटनी है तो एक लोग को कितना मिलेगा? 1/8, यानी कि इसका भाग कितना होगा? 1/8। तो याद रखना जो एटम कॉर्नर पे होते हैं वो जो यूनिट सेल होता है उसका केवल 1/8 पार्ट ही बनाते हैं। इसी प्रकार बात करें फेस पर, तो हम जानते हैं कि किसी एक फेस को कवर करने के लिए आप समझ कीजिए कि एक घन है, इसके इस फेस को पूरा बंद करना है इस तरह से ताकि ये किसी और के साथ जुड़ ना पाए। तो कितने यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल ऐसे है फेस, एक और ऐसे आ जाए तो ये पूरी तरह से ऐसे कवर हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो फेस पे यूनिट सेल जो एटम है वो 2 लोगों में शेयर हो रहा है। तो अगर जो एक एटम है 2 लोगों में शेयर हो रहा है तो एक को कितना मिलेगा? 1/2। तो जो फेस पे एटम होता है, फेस पे किसी भी घन के, वो 1/2 भाग बनाता है एक यूनिट सेल का। इसी प्रकार बात करें कि जो एंड पर होते हैं, सपोज कीजिए यहां पर एज पर कोई चीज है तो एक एज को ढकने के लिए कितना चाहिए? आप सोचिए कि आपकी जो एक लाइन होती है एज, एक किनारा, सपोज कीजिए कि मैं एक नया आपको बना के दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपका नया घन है और इस नए घन में आपके इस एज पर एक एटम है। आपको इस एज को पूरा ढकना है, इतना ढक देना है कि एटम ना दिखे, बंद हो जाए पूरी तरह से एटम, जैसा आपने कॉर्नर के केस में किया, फलक के केस में। तो हम जानते हैं कि हमें एक साइड से यहां रख देंगे, एक क्यूब यहां से रख दे, किस तरह से? इस तरह से बढ़ा दें क्यूब, ठीक है। तो ये आधा कवर हो गया। अब ये नीचे तो किसी नहीं जोड़ सकता, और 2 क्यूब इसके ऊपर ऐसे रख दें, इसके ऊपर भी हमें 2 क्यूब ऐसे रखना होगा, तब जाके ये पूरी तरह
कवर होंगे। हम यहां से देख सकते हैं ये चीज कि इनको कवर करने के लिए हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। तो 4 घन अगर जो हम रख देते हैं तो ये पूरी तरह क्या हो जाता है, जो एज का है वो कवर हो जाता है। यानी एज पर अगर कोई एटम रखा है तो वो 4 लोगों में बढ़ता है। तो एक का पार्ट कितना होगा, 1/4। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। एक बार फिर इसको हम एनसीईआरटी पढ़ते समय देखेंगे, जिससे और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने यूनिट सेल के बारे में पूरी तरह पढ़ लिया है। कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं इसके बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी के थ्रू क्या क्या हमने आज पढ़ा है। तो हमने क्रिस्टल जालक देख लिया, हमने एकक कोष्ठिका के बारे में ये सब देख लिया है, हमने स्पेस लैटिस भी पढ़ लिया है। यहाँ पर आपके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, या आप बुक पढ़ लेंगे। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस दोनों एक चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये थी वो पॉइंट्स जिनको हमें सोचना था लाइंस को हटा के, जिसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। ये आपके 2 टाइप हैं। ये आपके कुछ लक्षण दिए हुए हैं कि जालक स्थल क्या है, जिसे हम जालक बिंदु भी कहते थे, और ये आपका क्रिस्टल को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आपके दिया गया है कि एंगल कैसे इसके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये 2 डायमेंशनल में है। आगे हम देखते हैं कि ये आपके 3 पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताए थे कि ये कोई क्यूब है या क्यूबॉइड बना हुआ है। यहाँ इसमें आप 3 देख सकते हैं, एज हैं, एक ए है, ये बी है और ये सी है। इन सब की लेंथ अलग अलग है, और साथ में ए और बी और सी के बीच में जो एंगल है अल्फा है, ए और सी के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो गामा है। साथ ही ये 6 पैरामीटर्स बन जाते हैं, 3 एंगल्स और 3 एक्स, जिनके आधार पे हमने क्लासिफाई कर दिया था यूनिट सेल को। यहाँ आप वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है, और ये एक यूनिट सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड में 3 तरह के, सेंटर्ड में 3 तरह के, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट था। जो हमने याद किया था CT और HMT। CT से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से आर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, P से ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हैं, और A B C सब बराबर है तो क्यूबिक बन गया। फिर से A B के बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये बन गया टेट्रागोनल, जिसे हम कहते हैं द्विसमलंबाक्ष। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा तो 90 होते हैं, लेकिन ए ना बी के बराबर होता है और ना बी सी के बराबर होता है, अर्थात ये ए बी सी तीनों अलग अलग होंगे। अगला देते हैं ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें ए बी सी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये है ऑर्थोरोम्बिक, जिसे हम कहते हैं त्रिसमलताक्ष हिंदी में। यहाँ ए बी सी बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं है, बल्कि ये 90 से कुछ अलग एंगल है। अगला देखते हैं हेक्सागोनल। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है, लेकिन सी ये लेंथ बराबर सी नहीं है, तो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा और बीटा यहाँ पर 90 है और गामा 120 है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं ये मोनोक्लिनिक है, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात ना ए बी के बराबर है और ना बी सी के बराबर है। एंगल की बात करें तो अल्फा एंगल आपका 90 है, गामा 90 है, लेकिन बीटा 90 नहीं है, ये कुछ और एंगल हो सकता है। ऐसे ही बात करें ट्राई क्लिनिक की, तो ट्राई मतलब मैंने तो 3, 3 मतलब सबके सब आसमान। ए बी सी तीनों अलग हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी अलग है। ये आपको यहाँ पर चार्ट के थ्रू दिया हुआ है, आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। आपको क्रम वो याद रखना है जो मैंने बताया है, क्योंकि उससे आपको आसान रहेगा याद करना कि एक बार सारे एंगल तीनों में 90, फिर ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर एक बार यहाँ क्रॉस लगाना है या फिर यहाँ 2 बार लगाना है, और फिर से यही क्रम सेम रिपीट कर देना है अगले।
लेकिन यहाँ पर एंगल थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और ट्राई में तो आपको सीधे याद रखना है कि कोई भी बराबर नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच गणितज्ञ, उन्होंने बताया था कि इन सात, अगर जो हम 3 विमाओं में 3D में क्रिस्टल लैटिस बनाएं तो केवल 14 तरह के बन सकते हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में भी केवल 14 तरह के बन सकते हैं। तो मैंने जो आपको CT और HMT लिखाया था, उसी में एक चीज आप और ऐड कर लेंगे। आपको एक नंबर याद रखना है, 32, 41, 121। C के साथ 3, T के साथ 2, O के साथ 4, H के साथ, सॉरी, R के साथ 1, H के साथ 1, मोनोक्लिनिक के साथ 2 और ट्राइक्लिनिक के साथ 1। तो 32, 41, 121 आप ऐसे 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1 ऐसे लिख लेंगे और CT और HMT के साथ याद कर लेंगे। तो ये 14 तरह के ब्रेविस लैटिस हमें याद हो जाएंगे कि क्यूबिक में 3 होते हैं, टेट्रागोनल में 2 होते हैं, आर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं। ऐसे आप याद कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको। तो यहाँ आपके ये 14 तरह के ब्रेविस लैटिस दिखाए हैं। क्यूबिक में आपके ये 3 तरह के हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। टेट्रागोनल में आपके 2 तरह के हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। आर्थोरोम्बिक में आपके 4 तरह के हैं, सिंपल, एंड सेंटर्ड, ये आपका है एंड सेंटर्ड, ये आपका है बॉडी सेंटर्ड और ये आपका है फेस सेंटर्ड। अगला है मोनो, सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक हम देख लेते हैं पहले। ये आपका ऑर्थोरोम्बिक है, तो इसमें केवल एक टाइप का है। और फिर हम देखते हैं हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में ये आपका है एक टाइप का है। फिर हम देखते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में यहाँ 2 तरह का है। और लास्ट में टेट्राक्लिनिक में आपका, ट्राइक्लिनिक में आपका 1 तरह का है। ये आपको याद होना चाहिए। 32, 41, 121 आपको ऊपर से नीचे लिख के आना है एक। अगला है कि ये आपको एकक कोष्ठक के में अवयवीकरणों की संख्या दिया हुआ है, किसमें कितने होते हैं। तो हम, मैंने बताया था आपको कौन कितना शेयर करता है। जो एटम कॉर्नर पे रखा है 8 लोगों के साथ शेयर करता है। जो एटम एज पे होता है वो 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। और जो एटम फेस पे होता है वो 2 लोगों के साथ शेयर होता है। तो इस प्रकार अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से कितने एटम हैं। तो ये आपको डिवाइडेशन दिया है, ये कितना शेयर होता है एक एटम का। तो कॉर्नर का 1/8 होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बड़े वाले स्ट्रक्चर में। ये एक एटम है जो यहाँ रखा हुआ है, तो ये कितने लोगों में शेयर हो रहा होगा। अगर जो इस एक क्यूब को देखें केवल, ये मान ले कि इस एक क्यूब का है ये, तो इस एक एक क्यूब का मानते ही सपोज कीजिए कि हम मानते ये इस क्यूब का है, जो क्यूब यहाँ से ऐसे बना हुआ है। अगर जो इस क्यूब का इसे हम मान लेते हैं तो फिर ये 8 लोगों में शेयर होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं ऐसे, ये क्यूब है जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपका क्यूब है जो कंप्लीट हो गया है। ये आपका आगे से एक लाइन है, ये आपका यहाँ से आगे लाइन है। अगर जो ये एक क्यूब मान रहे हैं, ये कॉर्नर का, इस छोटे से क्यूब के कॉर्नर का एटम, तो देख सकते हैं ऊपर 4 क्यूब बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। और ऐसे ही 4 क्यूब, 1, 2, 3, 3, 4, ये 8 क्यूब मिलके इसको पूरी तरह बंद कर ले रहे हैं, तो 8 लोगों में ये शेयर हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है कौन कितने को शेयर करता है। यहाँ से आपको दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी को। अब यहाँ पर दिया हुआ आपको कि मैंने बताया था यूनिट सेल में अगर जो कॉर्नर का आइटम 8 लोगों में शेयर हो रहा है तो एक लोग का कितना होगा, 1/8। तो अगर जो 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 पर एक एक आइटम है, तो 8 गुणे 1/8, एक 1/8 में बट रहा था। अब 8 लोग को 1/8 निकालेंगे तो एक परमाणु आएगा। यानी किसी यूनिट सेल में अगर जो सभी कॉर्नर पर एक एक आइटम है तो उस इफेक्टिव रूप से उस यूनिट सेल में कितने होंगे, एक आइटम होगा। वहीं जो आइटम इस बीच में होता है अंदर बॉडी के, जैसे कमरे के अंदर कोई चीज रखी है, तो किसी इसी यूनिट सेल का होता है, वो और किसी के साथ शेयर नहीं होता है, तो पूरा उसी का होगा। फेस की बात करें, यहाँ अगर जो कोई चीज रखी होगी इस फेस पर, यहाँ जैसे फेस होता है
क्यूब का, तो वो एक लोग में और शेयर होती है, तो 1/2 होता है एक लोग का। अब यहाँ आपका फलक केंद्रित दिया हुआ है, तो सिंपल क्यूबिक की बात करें तो केवल एक परमाणु होता है, क्योंकि केवल कॉर्नर पर होते हैं, तो इफेक्टिव रूप से एक एटम। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो एक एक कॉर्नर्स पे होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स के हो गए, और एक होता है सेंटर में, तो कॉर्नर की वजह से एक इफेक्टिव आ गया, और बॉडी में एक रखा हुआ है, तो कुल मिला के 2 परमाणु होते हैं बॉडी सेंटर में। फेस की बात करें तो 6 फेस होते हैं, सब पर एक एक होता है, और एक फेस में पहली बात जो फेस सेंटर होता है उसमें 8 कोने पर एक एक होते हैं, तो 8 परमाणु 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एटम आ गया यूनिट सेल में कॉर्नर की वजह से। फिर 6 फेस होते हैं और सभी फेस पर एक एक एटम है, लेकिन फेस का एटम 2 लोगों में शेयर होता है, तो ये 6 फलक पर जो परमाणु हैं या आयन है या अणु हैं वो 1/2 होंगे एक के लिए, तो ये 3 होंगे। तो इस प्रकार जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें कुल रूप से मिला के 4 परमाणु होंगे। यहाँ आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अगला हम देखते हैं कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस में वह बिंदु जहां परमाणु अणु या आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं जालक बिंदु। एकक कोष्ठका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं 6 पैरामीटर्स हैं। 3 एज लेंथ है, जिसे हम कोर की लंबाई कहते हैं, और 3 उन कोरों के बीच बनने वाले एंगल हैं, तो अल्फा बीटा गामा है और ए बी सी। षटकोणीय और एक नताक्ष में क्या अंतर है, तो हम जानते हैं जो षटकोणीय होता है उसमें ए इज इक्वल टू बी होता है, बट बी सी के बराबर नहीं होता है। वहीं एक नताक्ष की बात करें तो एक नताक्ष में ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, अर्थात ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं। एंगल की बात करें तो षटकोणीय में दो एंगल अल्फा और बीटा 90 होते हैं और गामा एंगल 120 होता है, जबकि मोनोक्लिनिक की बात करें तो वहां अल्फा और गामा 90 होते हैं और बीटा एंगल 90 के बराबर नहीं होता है। फलक केंद्रित में और अंत केंद्रित में क्या अंतर है। फलक केंद्रित में एक एक एटम कॉर्नर्स पर होते हैं और एक एक एटम सारे फेस पर होते हैं किसी यूनिट सेल के, जबकि अंत केंद्रित में एक एक एटम सारे कॉर्नर्स पे होंगे यूनिट सेल के, और 2 एटम 2 अपोजिट फेस पर होते हैं। तो ये अंतर होता है फलक केंद्रित और अंत केंद्रित में। स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठका के कोने और अंतः केंद्रित पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका में होता है। तो ये हमने देखा है कि 1/8 पार्ट एक का होता है और वो 8 लोगों में शेयर हो रहा होता है। तो अगली कक्षाओं में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर में 2 चीजें हमें पढ़ने के लिए बची हुई हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।